जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डेंगू बुखार के बारे में डिस्कस करते हैं क्योंकि पाकिस्तान में पिछले चंद दिनों से तकरीबन 2 हफ्तों से मीडिया में इसके बारे में बहुत डिटेल से बताया जा रहा है। पाकिस्तान में वैसे तो अ, वबा 2010 और 11 में डेंगू की आई और हर इंसान को डेंगू के बारे में मालूम हुआ। 2010 और 2011 का जो पीरियड था इंतहाई खौफनाक था और लोग उससे खौफजदा थे और लोग मीडिया मुख्तलिफ किस्म की न्यूज़ दे रहा था, लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से मीडिया ने जो कुछ बताया वो नहीं हुआ कि इसकी इतनी मोर्टेलिटी होगी और इतनी मोर्टेलिटी होगी। हमेशा अल्लाह ताला हमारे ऊपर मेहरबान होता है। शायद उसकी वजह ये है कि हमारी इम्यूनिटी बेहतर है या शायद हमारा खुराक का सिस्टम, खुराक का निज़ाम बेहतर है। आज हम इसको बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे कि डेंगू वायरस क्या है, डेंगू बुखार क्या है और किन चीज़ों से फैलता है। मैं चूँकि एक पैथोलॉजिस्ट हूँ, मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि डेंगू बुखार जब हो जाए तो उसकी तशख़ीस कैसे करते हैं। तो ये एक ख़ास मच्छर से फैलता है और उस मच्छर का ख़ास खूबसूरत किस्म का मच्छर होता है, उसके ऊपर वाइट वाइट किस्म के स्पॉट्स होते हैं। आप ये देखें कि एक और बीमारी भी है जिसको हम जो मच्छर से फैलता है उसको हम पाकिस्तान में मलेरिया में फैला था मच्छरों से। वो मच्छर जो है वो एनोफ्लीज मच्छर है और ये एडिस एजिप्टी मच्छर है। वो काले रंग का होता था और ये खास किस्म का मच्छर है जिसके ऊपर स्पॉटेड है खूबसूरत के, और ये खास एंगल के ऊपर बैठता है, 45 के एंगल पे बैठता है। दुनिया में इस वक्त जो ज़्यादा अमवात हो रही हैं वो दिल के दौरों से है और उसके बाद जो अमवात वाक़ हो रही हैं वो इन्फेक्शस डिजीज से हैं और तीसरे नंबर पे हादसात हैं और चौथे नंबर पे कैंसर है। अब कैंसर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, हादसात भी बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां जिसने पूरी दुनिया में साइंसदानों को बड़ा परेशान कर रखा है और उनमें से ये कुछ 6 बीमारियां खास तौर पे मैं बताता हूँ। एड्स है, अल्जाइमर है, एबोला वायरस है, पार्किंसनिज्म है, शिज़ोफ्रेनिया है, कोरोना है। कोरोना पूरे 1.5 साल से हम इसको डिस्कस करते आ रहे हैं, लेकिन हम इनको आज हम इन 6 को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आपके जहन में रहना चाहिए ये 6 वो बीमारियां हैं जिसने साइंसदानों को परेशान कर रखा है। इबोला एक खतरनाक वायरस से फैलने वाली बीमारी है जो उसके अलामात जो हैं वो एडीज हमारे डेंगू फीवर से मिलते जुलते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इबोला नहीं है। इबोला 2014 में फैला अफ्रीकी ममालिक मुल्क लाइबेरिया से और वहाँ खासी वबा फैली और उसकी मोर्टेलिटी रेट बताऊं कि आलमी इदारा सेहत के मुताबिक इबोला के मरीजों की तादाद जो है वो 9,000 और उसके अंदर 4,000 से ज़्यादा वो मरीज जो हैं वो वफात पा चुके हैं। बहुत ही ख़तरनाक है, लेकिन कहा जाता है कि इसकी मोर्टेलिटी रेट जो है वो 90% के है। कोरोना आप देख चुके हैं, पूरी दुनिया में अभी भी खतरे की घंटी है, लेकिन वैक्सीन के आने से खासी इसके अंदर बेहतरी आई है। डेंगू बुखार वैसे तो इसकी अलामात मुख्तलिफ हैं, लेकिन चूँकि इसका नाम 2011 में कहा जाता था कि जब बुखार हो, आँख में दर्द हो और कमर में दर्द हो, कमर टूटने लगे तो समझें कि बुखार है, फ़ौरन आप CBC कराएं। शायद उस वक्त एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट नहीं आया था, तो इसलिए बुखार के साथ साथ जब CBC कराई जाती थी तो वो प्लेटलेट कम हो जाते थे। तो उस वक्त हमें फैला, उस वक्त मालूम हुआ कि एक खास वायरस से फैलने वाला जो बुखार है और उस वायरस का नाम डेंगू वायरस है। वायरस का नाम डेंगू है, लेकिन उसका जो वेक्टर है वो मच्छर है। और इस डेंगू की 5 किस्में हैं, लेकिन पाकिस्तान में 4 किस्में मौजूद हैं इस वक्त। सबसे ज़्यादा NS3 है, इसके बाद NS1 NS2 है। कहा जाता है कि अगर एक इंसान को
एक दफ़ा एक डेंगू फीवर हो जाए एक किस्म के वायरस से और उसको दूसरे किस्म से वायरस से दोबारा हो जाए तो वो बहुत ही ख़तरनाक होता है। तकरीबन डेंगू फीवर जो है इसकी जो एक लहर है 5 साल 4-5 साल के बाद दोबारा आती है। ये वायरस जब जिस्म में दाखिल होता है तो हमारे जो सेल हैं जिसको इनेट इम्यूनिटी के सेल हैं वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं और वो जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के बाद जो है वो साइटोकिन स्ट्रॉम सा है वो अ, और ये खारिज होता है जिससे फीवर और दूसरी अलामात आती हैं। इनको इन्फ्लेमेटरी मार्कर कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे ये हमारे इनेट आर्म के साथ कैसे अटैच होते हैं हमारे सफ़ेद खलियों के साथ, इनकी ख़ास रिसेप्टर होते हैं। जैसे ACE2 के साथ हमने देखा कोरोना वायरस अटैच होता है तो इसके C प्रोटीन है, M प्रोटीन है, E प्रोटीन है, ये अटैच होती हैं सेल मेम्ब्रेन के साथ। और वायरस एक RNA वायरस है, कोरोना वायरस भी RNA वायरस है और ये भी RNA वायरस है। ये फिर उसके आगे मरहला शुरू हो जाता है हमारे सेल के अंदर। ये चूँकि हमारे सफ़ेद खलियों के साथ अटैच होता है और उसके बाद हमारे प्लेटलेट को डैमेज करता है, इसलिए कि जहाँ जहाँ पे ये रिसेप्टर ज़्यादा होंगे उनको अटैच होगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ पाकिस्तान में 2010 में इसकी खास वबा आई थी। वैसे तो ये वायरस जो है ये बुखार पूरी दुनिया में है, कैरेबियन में बहुत ज़्यादा है और उन इलाकों में जहाँ का दर्जा हरारत कम होता है, बहुत ठंडे इलाके हैं जैसे कनाडा है, यूरोप है, अमेरिका है और अंटार्कटिका है, वहाँ पे ये वायरस चूँकि मच्छर मर जाता है इतने ठंडे टेम्परेचर के अंदर। हमारे पाकिस्तान में भी नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, फरवरी में ये मच्छर अपनी मौत मर जाता है। फिर बारिशें आती हैं और फिर वो कहीं ना कहीं मच्छर सर उठाता है और फिर उसके बाद तो ये इसकी एक खास, देखिए श्रीलंका में तो ये अक्सर फैलता रहता है और इसके बाद भारत है और उसके बाद पाकिस्तान है। इनके अंदर काफ़ी लोगों की जानलेवा साबित हो चुकी है ये बीमारी। पाकिस्तान में भी अब इस वक्त आ चुका है, लाहौर में ये अपनी जड़ें जमा चुका है। इसलिए आप बाखबर रहें और इससे बचाव के तरीके अडॉप्ट करें ताकि हम इसको फैलने से रोक सकें। ये हर उम्र के बच्चों में, हर उम्र के लोगों में होता है, लेकिन बच्चों में और 60 साल से ऊपर वाले लोगों में, इन जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, इंतहाई जानलेवा और शदीद बीमारी होता है हो सकता है। इसकी मराहल बताता हूँ किस तरीके से होते हैं। और ये जो इस वक्त हमारे पूरी दुनिया के अंदर देखा गया है कि तकरीबन 100 मिलियन के करीब लोग हैं और उनके अंदर जो खतरनाक जिसको हेमरेजिक डेंगू है वो तकरीबन 5 लाख के करीब है। तो इसकी शरह मौत दूसरे अपने हम असर वायरसेस से कम है, 1 से 2.5% है और 5% तक लिटरेचर बताता है कि अमवात हो सकती हैं। इनक्यूबेटिव पीरियड वेरिएबल है लेकिन 2 से 7 दिन कहा जाता है इनक्यूबेशन पीरियड है। और इसकी जो वायरस के मच्छर जब काटता है तो मच्छर के जो काटने के बाद जिस्म के अंदर वायरस जाता है और इंक्यूबेशन पीरियड के बाद से उसको बुखार होता है। ज़्यादातर तो जेप्टीज सी फैलाता है, लेकिन इसकी एक और किस्म भी है एडीज की, वो भी फैला सकती है। लेकिन पाकिस्तान में एडीज जेप्टी मच्छर जो है ये फैलाता है, जिसको मैं शुरू में डिस्क्राइब कर चुका हूँ। ये आगे चल के बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे और किस वक्त ये फैलता है। इसको एज ए पैथोलॉजिस्ट मेरे पास जब मरीज आता है तो मैं पहले उसकी सस्पेक्ट किया जाता है कि आजकल ये दिसंबर में तो सस्पेक्ट ही नहीं किया जा सकता कि वबा का वक्त है।
उसके बाद अलामात हैं, अलामात के बाद उसके लेबॉर्ट्री टेस्ट किए जाते हैं। लेबॉर्ट्री टेस्ट के अंदर जो आप बताऊं कि पहले 1 से 3 दिन के अंदर ना हम इसका जो है एंटीजन एंटीजन सीरम टेस्ट करते हैं। वो इसका नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन के तहत ये टेस्ट होता है। इसको इलाइजा से भी कर सकते हैं, लेकिन एंटीजन एंटीजन डायरेक्ट टेस्ट नहीं कर सकते। और इसके बाद इसके पहले 3 दिन के अंदर, 1 2 3 दिन के अंदर आप पीसीआर भी कर सकते हैं। 5 7 दिन, 5वें 6ठे 7वें दिन के अंदर ये टेस्ट नहीं पॉजिटिव नहीं आते तो उसके बाद हम फिर हेमाटोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, इसको सीबीसी कहते हैं। और उसके बाद सीबीसी में प्लेटलेट का काउंट करते हैं। प्लेटलेट काउंट करने के बाद हम उसके आईजीएम को चेक करते हैं। आईजीएम के बाद आईजीएम अक्यूट फेज को जाहिर करता है और आईजीजी जो है वो क्रोनिक फेज को करता है। आईजीजी जो है ना वो 3 माह तक मिल सकता है इसका। तो ये वो इमीडिएट टेस्ट हैं जो हम इब्तदाई तौर पे पहले 3 दिन में कौन से टेस्ट करने हैं, और 5 दिन के बाद कौन से टेस्ट करने हैं, और 7 दिन के बाद कौन से टेस्ट करते हैं इसके बाद। और इसके बाद एक और टेस्ट है जिसको आप न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट कहते हैं। ये वैसे महंगा टेस्ट नाट के नाम से मशहूर है आजकल। ये उसका आरएनए को डिटेक्ट करता है। ज़्यादातर नहीं कराया जाता इसका, क्योंकि इसका पॉजिटिव आना तो कंफर्म करता है, लेकिन नेगेटिव आना इसको रूल आउट नहीं कर सकता। अलामात में क्लासिकल बुखार है, कै आना, कमर में दर्द होना, आंखें के पीछे दर्द होना, आंखों का सुर्ख होना और कमर का दर्द होना, घुटनों का दर्द होना, ये खास अलामात हैं इसके बाद। लेकिन बुखार बहुत शिद्दत से होता है। कोरोना का बुखार माइल्ड होता है, लेकिन इसका बुखार शिद्दत से बुखार होता है। बाज मरीज पूरे जिस्म में, बाज मरीज सर दर्द के और आंख के दर्द के साथ, एक आंख में भी दर्द हो सकता है। तो ये वो अलामात हैं। और इसके बाद अगर अलामात बढ़ जाती हैं, जब प्लेटलेट और कम हो जाते हैं, तो आपके मसूड़ों में, दांतों में खून आना शुरू हो जाता है, पखाने में और पेशाब में खून आना शुरू हो जाता है। उसको हेमरेजिक फीवर कहते हैं। फिर उससे आगे बढ़ जाए तो फिर उसमें ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, हेमरेजिक शॉक कहते हैं। उस वक्त ब्लड प्रेशर कम होता है। मैं आपको एक चार्ट के अंदर दिखाऊंगा ये वो अलामत। ये मच्छर जब काटता है उसका मॉर्निंग में काटता है और शाम को काटता है। 5 से 7 दिन के अंदर इसका अलामात आती हैं। ये कॉमनेस्ट हेडेक, फीवर, रिट्रो ऑर्बिटल पेन, रैश, जिस्म के अंदर सुर्ख रंग के धब्बे भी, गम्स, ब्लीडिंग, और उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द, ये 3 डेंगू फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू शॉक सिंड्रोम के बाद चूंकि प्लेटलेट की तादाद बहुत कम हो जाती है, 20,000 से भी बाज़ का कम हो जाती है, तो उस वक्त आपको जो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, और उस वक्त उसको संभालना बहुत कम होता है। इसलिए डेंगू के इब्तदाई मरहले में अभी अगर प्लेटलेट कम है तो फ़ौरन हॉस्पिटल के अंदर जाएं और खुद तशखीसी अमल से ना गुजरें, डॉक्टर से रब्ता करें और टेस्ट कराएं। और टेस्ट कराने के बाद आप, इसके बाद मच्छर काटने के औकात मैंने एक पिक्चर दिखाई है, डॉन सुबह के वक्त और इसके बाद सनसेट। ये 2 वक्त हैं जिसके अंदर ये डॉक्टर आपको कहते हैं कि इस वक्त क्या करना है और क्या नहीं करना। आपने इसके बचाव की तदाबीर ये हैं कि आपने इन औकात में सुबह और शाम जब वॉक करनी है तो पूरी आस्तीन वाली शर्ट पहननी है, हाफ स्लीव नहीं पहननी, और मॉस्पिल वगैरह लगाना है। रात को सोते वक्त भी रिपेलेंट लगाना है कि मच्छर इंसान की खुशबू के साथ आएगा और जब वो सूंघेगा तो रिपेलेंट होगा, तो उसके बाद मॉस्किटो रिपेलेंट होगा तो मच्छर नज़दीक नहीं आएगा। मच्छर मार स्प्रे कराया जाए घरों में भी, और उसके बाद वो खास कॉयल होती है मच्छर की, रात को अगर जलाया जाए तो। लेकिन ख्याल रखना बाज़ लोगों को उससे एलर्जी भी हो जाती है। तो ये पहली अलामत है। घरों को शाम और सुबह के वक्त अपनी खिड़कियों को बंद रखें, सफाई का खास ख्याल रखें, अपने गलियों को, अपने मोहल्लों को साफ रखें, और जहाँ जहाँ पानी खड़े होने की जो
जगह हैं, उन जगहों को, गमलों को देखें, अपने टायरों को देखें, खिड़कियों को देखें, नालियों में देखें, और जो एयर कंडीशन के पानी गिरता है डब्बों में उनको देखें, ताकि उनके अंदर पानी खड़ा ना हो सके। घरों में कूड़ा करकट को आप बंद करें, और शाम के वक्त और दिन के वक्त दरख्तों के साथ आप ना जाएं। रात को और दोपहर को ये खिड़कियों में, ये बुक शेल्फ पे अंदर, किचन की शेल्फ के अंदर, और आपके जो फ्रिज है उस फ्रिज से जो निकल रहा होता है बाहरी पानी वहां बैठ जाता है। ये मानसून के मौसम में इसकी मादा अंडे देती है, और इसके बाद सितंबर में कंप्लीट हो जाता है, लार्वा से पूरा मच्छर बन जाता है, फिर काटना शुरू हो जाता है। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक इसकी पाकिस्तान में वबा चलती है। मेरे एक कंसल्टेंट है कश्मीर के एम्स के, तो मैं इनसे पूछ रहा था, खालिद अमान साहब, प्रोफेसर खालिद अमान साहब, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये नवंबर तक हमने देखा कि इसके मरीज आते रहते हैं। तो ये ख्याल रखें अपने आप को, हिफाजती इक़दाम कराएं, और इसकी अफजाइश ना होने दें। अब मच्छर के चेन को तोड़ें। जब मच्छर के, हम कहते थे ना कोरोना में कि वायरस के चेन को फैलें, ट्रांसमिशन को रोकें, इसके मच्छर के चेन को तोड़ें, मच्छर को पैदा ही ना होने। और जब पैदा हो जाता है तो मच्छर मार अद्वियात का इस्तेमाल करें, और एहतियात करें आपको। ये जो तदाबीर है ना, ये आपको कहते हैं इलाज से जो बचाव है, अवेयरनेस है, बहुत अहम है। मीडिया का बहुत ज़्यादा किरदार है जो इस वक्त अदा कर रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हमारा जो सूबाई दारुल हुकूमत है, उसके अंदर जो है ना, ये पुराने ज़माने में ना, ये जो बहरी जहाज थे उनके टायरों में जो पानी जमा हो जाता था ना, उसके ज़रिए से एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाया करता था। अब भी हुकूमत जो है सबसे पहले आके जब चेक करती है तो कहते हैं घरों में कोई टायर तो नहीं रखे गए, लेकिन टायर के अलावा पानी खड़ी होने की और भी बहुत सारी जगह हैं। आप उन सारी जगहों को मैंने डिटेल में लिखा है। गमले, पौधों की नर्सरियाँ, पानी की मोटर से बहने वाला पानी, फ्रिज के ट्रे से बहने वाला पानी, खुली जगहें, पड़े हुए टायर, एयर कूलर, ये वो डेंगू की अफजाइश को वो करते हैं। आप डेंगू की अफजाइश को कम करें और इनको तल्फ करें इन चीज़ों के साथ। अपने गली कूचों को साफ रखें, निस्फ ईमान आपका सफाई है। अल्लाह के पाक रसूल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ने फरमाया कि अपने घरों को, अपने जो सफाई है निस्फ ईमान है, इसलिए अपने घर को साफ सुथरा रखें, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखें, और इंशाल्लाह अपने आप को साफ साफ सुथरा रखें तो इंशाल्लाह इस वबा से ये कुछ रेफरेंसेस थे। तो मेरा आखिर में मैसेज है कि इस वबा को एक बेहतरीन नेशन बन के, जैसे हमें कोरोना में पूरी दुनिया में देखा गया, पाकिस्तान के अंदर फैलाव भी कम है, पाकिस्तान के अंदर मॉर्टेलिटी रेट भी कम है, तो इसी तरह हमने हमारे मुकाबले में हमारे हमसाया ममालिक में डेंगू के जो अमवात, शरह अमवात है, बहुत ज़्यादा है। तो आपने 3 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना। सफाई का ख्याल रखना, सुबह शाम आपने वॉक करते हुए अपनी फुल स्लीव इस्तेमाल करनी है, और इसके बाद आपने रिपेलेंट लगाने हैं, मच्छर को रिपेल करने वाले मॉस्किल वगैरह। इसके अलावा शाम को, रात को बैठे हुए दरख्तों के आपने करीब नहीं जाना। घरों के अंदर आपने जो अलमारी हैं उनके अंदर आप सफाई का ख्याल रखें, और रात को सोते हुए भी आप मच्छर मार रिपेलेंट इस्तेमाल करें। इसके अलावा अपनी खुराक जो है वो बेहतरीन रखें। आपके 2 ब्रेन हैं, एक ये और इसके बाद आपका इंटेस्टाइन। आपकी इंटेस्टाइन बताती है कि आपने बीमारी का किस तरीके से, इंटेस्टाइन जो है वो आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती है कि, और इंटेस्टाइन को तक़वियत देने वाली खुराक है। आप मतवाज़न खुराक खाएं, आप अपने ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल रखें, अपनी शुगर पे कंट्रोल रखें, अपने गुस्सा पे कंट्रोल रखें, अपने डिप्रेशन पे कंट्रोल रखें, और अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हों और सरबसजूद हो के इसके लिए दुआ मांगे। अल्लाह ताला हमेशा हम नासिर है आपको। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुश सूअ,
ये दुआ पढ़ा करें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन फस्तजिबना लहू व नज्जयनाहू मिनल गम कज़ालिका नंजुल मोमिनीन। अल्लाह ताला हमेशा मोमिनीन को साथ रहता है और उनको हर किस्म की मुसीबतों से, हर किस्म की बीमारियों से नजात देता है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, एक और कहना, अपने स्लीपिंग आवर को वो अपने नॉर्मल रखने। जो लोग रात को ज़्यादा जागते हैं उनकी इम्यूनिटी हमेशा कम हो जाती है, इसलिए अपने स्लीपिंग आवर को नॉर्मल रखें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबका हामी नवाज़।